मध्य प्रदेश में इन दिनों भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा, एक नहीं 5, कई दिग्गज मैदान में तो कई उतरने की तैयारी में। और इस वक्त एक रथ पर हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार नितिन शर्मा और हमारे साथ हैं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा, जो मुस्कुरा रहे हैं। कह सकते हैं कि पुरानी पीढ़ी का नेतृत्व कर रहे हैं प्रभात झा और नई पीढ़ी को सामने लाने की कोशिश में कैलाश विजयवर्गीय। तो प्रभात जी, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, क्यों? हमारी पार्टी में कभी ऐसा नहीं होता है। हम सब मिलकर लड़ रहे हैं, मिलजुल कर लड़ रहे हैं। कैलाश जी ने आपके सामने कहा, समय कम था, 230 विधानसभा में पहुंचना था, एक रथ पहुंच नहीं सकता था, एक नेता पहुंच नहीं सकता था, इसलिए 8-8, 9-9, 10-10 कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई। मेरा सवाल, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेती है भाजपा? सवाल ही नहीं उठता है। हर चेहरा भाजपा का महत्वपूर्ण है। कैलाश जी, चेहरा न देखो दिल को देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा। आपकी नज़र में हो सकता है हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी है, हमारी पार्टी देश के लिए सोचती है। हम लोग जो भी काम करते हैं व्यक्ति के लिए नहीं, देश के लिए करते हैं। और इसलिए आपका नज़रिया कुछ भी हो सकता है और आप कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, पर मेरा उत्तर बहुत साफ है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा को साथ लेकर चलती है। पिछले 3-4 चुनाव में और अब इस जन आशीर्वाद यात्रा में कोई बड़ा बदलाव है तो कैलाश जी की नज़र में वो क्या है? देखिए, ऐसा है कि बदलाव का जहाँ तक सवाल है, पहले आप इतना बड़ा माइक लेके आते थे, अब इतना सा माइक लेके आते हैं, तो तकनीकी जो परिवर्तन है वह हर जगह दिखाई देगा। पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती नहीं थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, तो अब आपको उसमें बदलाव नज़र आता है, तो ये आपका नज़रिया। मेरा मानना ये है कि हम समय के साथ साथ जो भी तकनीकी विशेषता है उसका हम पूरी तरह से संगठन को उपयोग करते हैं। नितिन जी, कैलाश जी, एक इंटरव्यू आपका आया था, बड़ा चर्चित भी हुआ था कि भाजपा को जो है वो कांग्रेस नहीं हरा सकती, भाजपा को भाजपा ही हरा सकती है। अब आप मध्य प्रदेश में कई जगह घूम के आए हैं, क्या उस स्थिति में बदलाव हुआ या आज भी कहीं ना कहीं वो स्थिति थोड़ी सी मौजूद है? देखिए, जिस समय मैंने बयान दिया था उस समय कुछ परिस्थितियाँ अलग थी, आज परिस्थितियाँ अलग हैं। उस समय जब हम लोग राष्ट्रीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बैठे तो मुझे लगा था कि कुछ हमें करना चाहिए और इसलिए मैंने सुझाव दिया था और उसके बाद बहुत कुछ हुआ। आपने देखा होगा कि सारे प्रदेश में हम सीनियर लीडर्स गए, हर ज़िले में गए और वहाँ हम कार्यकर्ताओं से मिले और कुल मिलाकर संगठन में संवादहीनता नहीं होना चाहिए। ऐसा लगा हमें कि पहले संवादहीनता थी, अब सब समाप्त हो गई है और अब भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी हुई है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें विजयशील प्राप्त करना है, इसके अलावा और कोई सुधार की आवश्यकता नहीं। आप ही के मालवा क्षेत्र के कुछ नेताओं के अभी हाल ही में इंटरव्यू आए अलग अलग। कृष्ण मुरारी मोघे आपके संगठन महामंत्री रह चुके हैं, भवर सिंह शेखावत जो कांग्रेस में चले गए, आपकी पार्टी के बड़े नेता थे, और उन्होंने वही बात कही कि पार्टी में संवादहीनता है, जो नेता हैं वो बात नहीं करते हैं, हम लोगों की पूछ परख खत्म हो गई है, जो नए लोग आए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी जो वैल्यू थी पार्टी में कम कर दी है। आपको लगता है ये चिंता की बात है? मुझे लगता है कि व्यक्ति को समय के साथ साथ अपने नज़रिए में परिवर्तन करना चाहिए। हम कहाँ, कैसे और कितने और कहाँ उपयोगी है, इसको समझना चाहिए। मैं 21 साल में इस प्रकार की रथ यात्रा के रथ में दौड़ता था, आज नहीं दौड़ सकता हूँ, तो मुझे मालूम है मैं नहीं दौड़ सकता हूँ, इसलिए मुझे रथ में बैठना चाहिए। नहीं तो आपके साथ में अगर 21 साल का होता दौड़ते दौड़ते मैं आपको जवाब देता था। इसलिए अपनी विशेषता, अपनी कमजोरी, अपनी योग्यता, इसको समझकर पार्टी का काम करना चाहिए। ठाकरे जी कहा करते थे कि एक कार्यकर्ता को बनाने में एक बहुत लंबा समय लगता है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से कार्यकर्ता पार्टी को छोड़े हैं कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी का लॉस है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हमारी पार्टी कैडरलेस पार्टी है, हमारी पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है। विचारधारा पे यदि महत्वाकांक्षा हावी हो जाती है तो इस प्रकार के घटनाक्रम होते हैं और इसलिए ये एक प्रकार की विकृति है। और
और जब विकृति लेके व्यक्ति काम करता है तो इस प्रकार की घटना होती है। और मुझे लगता है कि हम जो गडरबेस कार्यकर्ता है, जो विचारधारा के साथ काम करता है, जिसका ध्येय एक ही होता है किसी पर पार्टी के लिए काम करना और देश के लिए काम करना, वो कभी पार्टी छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। प्रभा जी, इस रथ पर कई फोटो लगे हुए हैं। तो भाजपा में 2003 में उमा जी कहती है कि मैंने सरकार बनाई, मुझको नहीं बुलाया जन आशीर्वाद यात्रा में। रघुनंदन शर्मा कहते हैं कि मुझे नहीं बुलाया जन आशीर्वाद यात्रा में। तो आपको क्या लगता है कि ये 11 चेहरे क्या मध्य प्रदेश के अब यही चेहरे हैं? और प्रभात झा, रघुनंदन शर्मा, कृष्ण मुरारी मोघे, उमा भारती, क्या पार्टी ने उनको मार्गदर्शक मंडल में भेजने का फैसला कर लिया है? देखिए, मैं बताऊं, मैं तो लगातार काम में लगा हुआ हूं। पार्टी जो तय करती है, मैं हमेशा कहता हूं, जो हुक्म सरकारी वही पके तरकारी। जो पार्टी कहे वो करना चाहिए। पार्टी की इच्छा है कि प्रभात जी घर में रहें, तो मैं कभी भी ये कहने नहीं जाऊंगा कि मैं घर में रहना चाहता हूं। पार्टी कहे कि आपको दौड़ना है तो दौड़ेंगे। हम पार्टी के निर्मित कार्यकर्ता हैं, हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। न हम इस गलत फहमी में जीते हैं कि पार्टी के बिना भी हमारा कोई अस्तित्व है। एक नाम है प्रभात, अगर ये भी कोई कार्यकर्ता बुलाता है तो ये सोच के बुलाता है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अपनी इच्छाओं पर, अपनी महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रखना ये बहुत आवश्यक है। सब कुछ मुझे ही मिलेगा। मैं 1993 से लेकर 2021 सितंबर तक राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रांतीय पदाधिकारी, 2 बार राज्यसभा, बिना 5 रुपये खर्च किए राजनीति में काम करना मुझे पार्टी ने कितना दे दिया? क्या सब कुछ मेरे हिस्से में ही होगा? और फिर मैं हमेशा कहता हूँ, वो आपको भी कहता हूँ, जो भाग्य में है वो कोई छीन नहीं सकता, जो भाग्य में नहीं है वो कोई दे नहीं सकता। इस समय चुनाव चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आज भी शिवराज सिंह चौहान सबसे लोकप्रिय नेता है मध्य प्रदेश में भाजपा के? इसमें तो कोई शंका नहीं है। उन्होंने अपनी योजनाओं से लोगों के मन में, दिल में घर बनाया है, प्रेम का घर बनाया है। आज ही आप देखिए, लाडली बहना योजना से मैं बीजेपी के सभाओं में जहां जा रहा हूं, कैलाश जी को भी अनुभव आ रहा होगा कि बहनें इतनी नहीं आती थी, लेकिन टूट पड़ रही है। गांव के सभाओं में भी, रथ सभाओं में भी बहनें आ रही है और मुस्कुराती हुई आ रही है। और जब हाथ उठवाते हैं तो वो कहती है कि 1250 मिल रहा है और 3000 तक मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो निश्चित तौर पर बहनों के मामा, भांजे भांजियों के मामा, बहनों के भाई, उन्होंने पार्टी में रहते हुए जनता से रिश्ते बनाए हैं। और आपने सुना होगा, अब वो क्या कहते हैं, मेरे परिवार वालों, मेरे परिवार के सदस्यों। निश्चित तौर पर उनका एक लंबा संबंध बना है और इसमें कोई दो मत नहीं कि शिवराज जी सर्वप्रिय नेता है। सर, प्रभात जी कह रहे जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। लब्बो लवाब ये है, प्रभात का नाम आ जाता है, पार्टी जो लाइन देती है वो उतना काम कर देते हैं। आपने तो बहुत कुछ किया और बहुत कुछ करना बाकी है। ये जो चेहरे हैं सर, इनमें से कोई नया चेहरा तराशा जा सकता है? तलाश तो लिए गए हैं, चस्पा हो गए हैं फोटो, कोई तराश के क्या ये चेहरे सब सीएम इन वेटिंग है और शिवराज के उत्तराधिकारी और विकल्प के तौर पर जो पार्टी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, कोई इनमें से ही कोई चेहरा निकलेगा? आपका प्रश्न भी गलत है, वो गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं। मैं इसका जवाब देने का अपने आप को योग्य समझता नहीं। कभी कभी मौन बहुत कुछ कह जाता है सर, आप समझ लीजिए अगर मैंने कह दिया तो। चलिए मैं इसके आगे बात करूं सर। आपका उद्बोधन हम लोग अभी सुन रहे थे, मोदी सरकार की उपलब्धियां और शिवराज सरकार की उपलब्धियां, क्या ये चुनाव शहरों को पीछे छोड़ते हुए सरकार डबल इंजन की जो आप कहते हैं उनकी उपलब्धियों के दम पे चुनाव जीत देगी भाजपा? देखिए, कोई सी भी राजनीतिक दल वह चुनाव में जाता है, यदि वो सरकार में तो अपनी उपलब्धियाँ ही गिनाता है और अपनी उपलब्धियों के आधार पर ही वो चुनाव जीतता है। यदि आप 2003 की बात करें तो आपको मालूम है कि न सड़क थी न बिजली थी। जब हम 2008 के चुनाव में गए तो हमने कहा न सड़क थी बिजली थी। फिर हम 2013 के चुनाव में गए तो हमने कहा देखिए हमने खेत में पानी पहुँचाया। फिर 2018 के चुनाव में गए, हमने किसान सम्मान निधि और उनका MSP का पूरा उत्पादन खरीदा। तो हम जाते हैं जब भी तो अपने उपलब्धियों को तलाशते जाएंगे और ये हमारा अधिकार भी है।
कि हम अपने जो काम किया उसके आधार पर जनता से आशीर्वाद मांगे। प्रधानमंत्री ने रेवड़ी का जिक्र किया है, बहस का मुद्दा भी बना है। केंद्र सरकार की जो व्यक्तिगत जनहितैषी योजनाएं हैं जिसमें सीधे खाते में पैसे जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी है, लाडली बहना भी उसका हिस्सा है, किसान भी है, युवा भी है, बहुत कुछ है। चुनाव जीतने के लिए ये पर्याप्त है या फिर चुनाव इस बार केमिस्ट्री की जगह मैथमेटिक्स, सोशल इंजीनियरिंग ही निर्णायक भूमिका निभाने वाला है? देखिए, चुनाव होता है, आप तो जानते हैं कि उसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, पर इतना ज़रूर है कि जो योग्य व्यक्ति है जिस बात का, उस योग्यता के अनुसार उसकी मदद होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब व्यक्ति मकान बनाने का कभी सोच भी नहीं सकता। आज गरीब व्यक्ति को जब मकान मिलता है और वो पक्के मकान में जाता है तो भगवान के बाद वो फोटो लगाता है नरेंद्र मोदी जी का। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, उसका कितना बड़ा काम किया, क्योंकि उसकी आवश्यकता थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने एकात्म मानववाद में जो बात कही है गरीब कल्याण की, वो शब्द दूसरा था, पर गरीब कल्याण ये हमारा उद्देश्य है और इसको रेवड़ी नहीं कह सकते। गरीब के लिए यदि हम सरकार है हमारी, तो हम गरीब की गरीबी दूर करना ये हमारा उद्देश्य है। और हमें कहते हुए गर्व है कि हमने लगभग 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए हैं हमारी योजनाओं के माध्यम से। तो मुझे याद आता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो पहला भाषण 2014 में दिया था, उन्होंने कहा ही था ये कि यदि गरीब की गरीबी दूर नहीं होगी तो देश मजबूत नहीं बन सकता। इसलिए हमारी सरकार गरीब की गरीबी दूर करने के लिए काम करेगी। तो जितनी भी योजना है, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, ये सारी योजनाएं गरीबों को फोकस करके उनकी गरीबी दूर करके उनको अपग्रेड करने का काम करने वाली योजना। क्या गारंटी है सर कि ये योजनाओं का लाभ बीजेपी को ही मिलेगा? पार्टी ने कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है कि ये जो मतदाता, बाकायदा एक मुद्दा छेड़ा जाता है कि जिनको भी इन योजनाओं का फायदा मिल रहा है उनको वोटर के तौर पर आपको तब्दील करना है कि वो वोट बीजेपी के खाते में जाए। ये संगठन की तैयारी है? देखिए, ऐसा है कि हम योजनाएं लाते हैं, हमारा उद्देश्य है कि गरीब की गरीबी दूर करना। संगठन उन सब लोगों से मिलकर उनको ये एहसास भी कराता है कि ये सब काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस की सरकार थी जब इस प्रकार की योजनाएं नहीं आई, उनको कल्पना भी नहीं थी। मुझे याद आता है कि इंदिरा आवास योजना के माध्यम से पिछले लगभग 40-50 साल में जितने मकान नहीं बने, उससे कई गुना ज़्यादा मकान अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से बने। तो वो दिखावा था, गरीबी हटाओ का नारा था और इस प्रकार की योजनाएं कुछ सीमित लोगों को मिलती थी। मैं महू में जब इंदिरा आवास योजना के मकान आए, पूरी विधानसभा के अंदर 10 मकान आए। अब मुझे लगता है मैं किसको बांटूँ? मैंने कहा जो तुमको अच्छा लगे उसको बांट देना, अधिकारी के दिया। आज हमें कहते हुए गर्व है कि गाँव के हर गरीब का मकान बन रहा है और नए नए जो छूट रहे थे, तो प्रधानमंत्री आवास योजना को प्लस करके राज्य सरकार ने एक नई योजना लागू की है। आज गरीब की गरीबी दूर करना, उसका मकान बनाना, ये हमारा उद्देश्य है। अंत्योदय हमारा उद्देश्य है और मुझे लगता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो हमें मार्ग दिखाया था, उस मार्ग पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। सर, मालवा इस वक्त कितनी बड़ी भूमिका 2023 में निभाने वाला है? ये ग्वालियर चंबल में तो पिछली बार थोड़ा सा खुटका हो गया था। सारे प्रदेश में एक जैसा माहौल है और हम लगभग 2/3 बहुमत से सरकार बनाए। प्रभात जी, आप ग्वालियर चंबल से ही आते हैं। पिछली बार कौन सी गलती ऐसी हो गई थी, कोई बयान था या तालमेल की कमी थी कि ग्वालियर चंबल में कहीं ना कहीं आपको बड़ा झटका लगा था? 3 बातें थी। 2 अप्रैल की घटना, उसको कांग्रेस ने बढ़ा चढ़ा के किया। कौन सी घटना? आपने देखा होगा जो वहाँ घटना घटी थी 2 अप्रैल की, वो घटना बहुत अच्छी नहीं है, उसकी चर्चा भी नहीं करना चाहिए। दूसरा 2 लाख का फर्जी, कि 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, और तीसरा 4,000 रुपये हम बेरोजगार को देंगे, ये अपने आप में अन्याय था और इन्हीं कारणों से हम वहाँ हारे। प्रभात जी ने बताया कि उम्र कैलाश जी की बड़ी है, सही कह रहे ना प्रभात? कैलाश जी मेरे से बड़े हैं, दायित्व में भी, उम्र में भी, तजुर्बे में भी, हर चीज में बड़े। तो फिर भाग्य, किस्मत, बृहस्पति। पहले कहा आपको कि बेमतलब में आदमी परेशान रहता है,
अपना काम किए जाओ, जो पार्टी कहे, बाकी तो भाग्य का खेल है। योग्यता और योग में अंतर होता है। बहुत योग्य व्यक्ति भी हो और योग नहीं हो तो कोई काम का नहीं। कैलाश जी योग्य है, इसमें कोई शक है आपको? ऐसा नहीं। आप कल नरेंद्र जी के बगल में बैठे तो बोले ये भी योग्य है। पश्चिम बंगाल में जाकर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया, जिस हरियाणा में कभी सरकार नहीं बनती थी वहाँ सरकार बनाया, आज आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये तो मैं नहीं, ये सार्वजनिक सत्य है और सब जानते हैं। मेरी नजर में तो कार्यकर्ताओं के लिए वो अवेलेबल रहते हैं, ये एक बड़ी पहचान है कैलाश जी की। कैलाश जी, कार्यकर्ता इस बार कुछ नाराज है, कुछ उसके गिले शिकवे हैं, और कुछ लोग जो छोड़ कर जा रहे हैं, वो कोई चिंता की बात है पार्टी नेतृत्व को? अब तो सीधा हस्तक्षेप राष्ट्रीय नेतृत्व का है, उनको कुछ सोचना चाहिए कि पार्टी छोड़कर लोग क्यों जा रहे हैं। और कार्यकर्ता अगर निराश हताश है और घर बैठा है तो क्या चिंता की बात? देखिए, कार्यकर्ता न हताश है न निराश है, बहुत उत्साह में है। और मैं ये बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ क्योंकि मैं लगभग 300-400 किलोमीटर की रथ यात्रा कर चुका हूँ। मुझे कहीं पर भी कार्यकर्ता हताश और निराश नहीं दिखा। कुछ अपवाद हो सकते हैं, मैं उससे इनकार नहीं करता। आज इतनी बड़ी पार्टी है, मास पार्टी बन गई है, उसमें कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा अगर ज़्यादा हो, वो पूरी नहीं हो रही हो, तो हो सकता है कि फ्रस्ट्रेशन में हो। बाकी जो लोग विचारधारा के प्रति कमिटमेंट जिनका है, मुझे हमेशा उनके चेहरे पे उत्साह ही दिखता है। जो काम बीजेपी करती थी चुनाव के माहौल बनाने के लिए, कि लोगों को लाती थी, दूसरे दलों के लिए दरवाजा खोलती थी, आप लोगों के डायलॉग निकलता था कि बड़ा दरवाजा खोल के रखो लोगों के लिए, बड़ा दिल, वो काम तो कांग्रेस कर रही है, कमलनाथ कर रही है। आपके जो लोग जाते हैं वो उनको बगल में बैठाते हैं, उनको पद और प्रतिष्ठा से नवाजा जा रहा है। उनके पास लोग ही नहीं है ना, तो कहाँ से लाएंगे वो? तो हमारे यहाँ से अच्छा रेडीमेड ढूंढते रहते हैं। अपने यहाँ के कुछ लोग वहाँ चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, एक बार संघ की शाखा में था, तो हमने एक प्रचारक जी से पूछा कि हमारी संख्या तो बहुत कम है, हम इस देश को कब विश्व गुरु बनाएंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी संख्या कम नहीं है, कुछ स्वयंसेवक और कुछ भावी स्वयंसेवक, जो अभी स्वयंसेवक नहीं है वो कल स्वयंसेवक बनेंगे। ऐसा मानकर काम करते रहना चाहिए। हम तो मान के चलते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी इतनी पवित्र है और हमारे इरादे इतने अच्छे और हमारी विचारधारा इतनी पवित्र है कि जिस दिन व्यक्ति को समझ में आएगा कितना भी विपरीत विचारधारा का होगा, हमारे साथ आकर खड़ा होगा। नितिन जी सवाल पूछे, उसके पहले सर एक सवाल, संगठन में बड़ा बदलाव, नए चेहरे सामने आ रहे हैं, क्या 2023 की विधानसभा में भी कुछ इसी तरह के नए चेहरे ही देखेंगे? हमारे यहाँ हमेशा नए लोगों को अवसर देते हैं। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं शिवराज जी, ब्रजमोहन जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी, नरेंद्र सिंह जी, बनवारी लाल अग्रवाल, डॉक्टर रमन सिंह, हम सब लोग एक साथ, और ये हमारी पार्टी ने, अच्छा हमें पता भी नहीं था कि हमें टिकट मिलने वाला है, फिर हम अचानक टिकट दिया पार्टी ने। तो ये हमारी पार्टी की विशेषता है कि हमेशा नए नए कुछ चेहरों को कुछ आगे बढ़ाती है। कुछ जैसे भाजपा के संविधान के तहत पार्टी में 30 या 33% पदाधिकारी बदले जाते हैं, मतलब विधानसभा में कुछ चेहरे नए आ सकते हैं। नितिन जी, प्रभात जी, आप जो है वो कई बार चुनाव, लंबी समय हो गए आपको राजनीति देखते हुए, आपके हिसाब से एक चुनाव जीतने के लिए किसी पार्टी को क्या क्या जरूरत पड़ती है, क्या क्या आवश्यकता है? हमारी पार्टी को तो सिर्फ कार्यकर्ता की जरूरत पड़ती है और जनता का समर्थन। कार्यकर्ता ही जनता के बीच में जाता है और इसलिए कार्यकर्ता पूरी तरह से, मैं भी इसी तरह घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, संपर्क में हूँ, तो कार्यकर्ता उत्साहित है और वो रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में लगा है। उसे लग रहा है कि 4 बार बन गया है, 5वीं बार सरकार बनाए और फिर से नेहरू जी का रिकॉर्ड था 17 साल का प्रधानमंत्री का, तो 24 में फिर एक बार रिकॉर्ड बनाए तो 15 साल का रिकॉर्ड तो वो बन ही जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कार्यकर्ता उत्साहित है और सबसे ज्यादा जरूरी है चुनाव में कार्यकर्ता का महत्व, उसका महत्व, उसकी बातचीत, उसका उत्साहित होना, ये हम सबको दिख रहा है। कैलाश जी, कई चुनाव आपने लड़े हैं, कई चुनाव लड़वाए हैं, हमेशा आप चुनाव जीतते चले आए हैं।
2018 में भी आप प्रचार पर थे, मालवा निमाड़ सब जगह गए थे। ऐसी क्या कमी रह गई थी कि भाजपा जो है वो कांग्रेस से 5 सीटों से पीछे रह गई थी? देखिए, कांग्रेस के झूठे वादे हैं और हम ये समझा नहीं पाए लोगों को कि ये झूठे वादे हैं, और जनता ने सोचा कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक बार इनको भी मौका दे देते। इंडिविजुअल बेनिफिट स्कीम की जो उन्होंने घोषणा की थी, उससे लोग प्रभावित हुए और बहुत ज़्यादा नहीं हुए, कुल 2-1%, 2-3%। उससे हमें वोट कांग्रेस से ज़्यादा मिले पर सीट हमारी कम हो गई। पर मुझे लगता है कि अब जनता को समझ में आ गया भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर क्या है। कांग्रेस जो बोलती है वो कभी नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो जरूर करती है। प्रभा जी, कई चुनाव मध्य प्रदेश में लगातार होते रहे हैं, पहली बार कांग्रेस कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। मतलब अगर आप कांग्रेस को देखें, कांग्रेस की बातचीत को देखें तो एक कॉन्फिडेंस झलक रहा है कि जैसे वो सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, कॉन्फिडेंस का कारण क्या है कांग्रेस के? अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएंगे तो लोग कहेंगे कांग्रेस कंफ्यूज हो गई है। कांग्रेस लड़ाई का वो लड़ रही है कि पिछली बार 15 महीने ही चली तो दिल पर तो लिया ही है उन्होंने, लेकिन जितना वो दिल पर ले रहे हैं उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी दल में काम में सबको लगा रही है। उनका कारण है कि वो समझ रहे हैं कि हम आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए ये आखिरी चुनाव उनका हो सकता है। लेकिन हमें तो हमेशा 24 घंटे हम चुनाव की प्रक्रिया में, सेवा की प्रक्रिया में रहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है और उनका कॉन्फिडेंट कंफ्यूज कॉन्फिडेंट है, हमारा कॉन्फिडेंट पूरी तरह से मजबूत कॉन्फिडेंट। ग्वालियर चंबल संभाग में जब घूमते हैं तो एक बात कहीं ना कहीं सर्वाधिक इस संभाग में आ रही है कि इस संभाग में भाजपा की हालत पतली है। तो आपको क्या लग रहा है, ऐसा क्यों गूंज हो रही है इस संभाग में? देखिए, कहने के लिए इसलिए बार बार लोग कहते हैं, आज भी क्या है 17 सीटें हमारे पास है, 17 सीटें कांग्रेस के पास है। अब कांग्रेस का मुझे नेता बता दीजिए ग्वालियर चंबल संभाग में, एक नेता बता दीजिए जो 34 सीटों पर जाकर वोट मांगे और मिले उसको, एक भी नेता नहीं। प्रभा जी, लेकिन बात तो वही आ रही ना सर, आपने 17 गिना दी, 2018 में तो पीछे रह गए थे ना। मेरा पहले भी यही सवाल था। 2017 में मैंने कहा कंफ्यूजन किया ना उन्होंने, तो उन्होंने किया, आपकी तैयारी का नहीं, हमारी तैयारी तो थी, लेकिन 2 लाख का लालच दिया उन्होंने और किया नहीं। उन्होंने एक नहीं अनेक 4,000 रुपए भत्ता देंगे उन्होंने कहा, लेकिन दिया नहीं। ऐसी बातें कही जिसमें उनको लगा कि एक बार इनको मौका दो। ये 3 चीजें उन्होंने की, तो भ्रमित कर दिया था, पूरी तरह से भ्रमित। कैलाश जी, 2 छोटे से सवाल हैं। अमित शाह ने मध्य प्रदेश का जब एजेंडा सामने रखा तो 50 साल बनाम 20 साल, फिर उसके साथ में ही नेतृत्व को लेकर के भी एक लाइन की पार्टी अपना फैसला करेगी सही समय पर। लेकिन एक सवाल यदा कदा उठता रहा है, मोदी जी भी भोपाल से धरती से वो संदेश देके गए हैं, वो है राजनीति में परिवारवाद को लेकर के भाजपा के नेता अलग अलग तरह से उसको परिभाषित करते हैं। संयोग है कि पुत्र आकाश अपने दम पर चुनाव लड़ चुका है, विधायक बन चुका है, क्या उसकी लाइन आगे जाएगी? और प्रभात जी, कहीं ना कहीं उनके भी पुत्र युवा मोर्चा से जुड़े रहे, इनकी लाइन खुल सकती है क्या इस चुनाव में, या फिर जो मोदी जी ने इशारा किया वो काफ़ी है, उसमें सब कुछ छुपा है? देखिए, मैं आपको एक बात बहुत साफ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इसका भविष्य अच्छा है, इसका भविष्य अच्छा है, इसका भविष्य अच्छा है, कोई नहीं कह सकता। मैं फिर इस बात को कहता हूँ कि हमारे यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप है, कलेक्टिव निर्णय होते हैं। जैसे अभी हमारी दूसरी सीट आने वाली है तो हम सब लोग बैठेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, गृह मंत्री जी, नड्डा जी, हम सब लोग बैठेंगे, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी के साथ बैठेंगे और सब लोग बैठकर हम निर्णय करेंगे। इसलिए आप मेरे मुंह से कहलवा नहीं सकते, इनके मुंह से कहलवा नहीं सकते कि इसका भविष्य क्या है। नहीं, परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया है। फिर इसको कह रहा हूँ कि परिवारवाद की जो परिभाषा है वह है कि लोगों को पहले से ही पता है, जिसको कि एक बार बहुत अच्छी तरीके से अमित शाह जी ने कहा था कि नेहरू खानदान में सबको मालूम है कि सोनिया जी के बाद राहुल के बाद प्रियंका के बाद उसके बच्चे, एक परंपरा चल गया। वो पार्टी अध्यक्ष तक ले जाते हैं बात को। हाँ, ले जाते हैं, पर हमारे यहाँ इस प्रकार का कुछ भी नहीं है। यदि कार्यकर्ता योग्य हो तो उसे ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ
किसी राजनीतिक परिवार के दूसरी पीढ़ी को कभी अवसर कई नहीं लोग हैं वर्तमान विधानसभा में हैं, विधानसभा में है, लोकसभा तो में। आगे वो नेता पुत्र अपने लिए कुछ उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, महत्वाकांक्षा राजनीति में होना चाहिए, पर महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो तो निराश नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि सिर्फ राजनीति में नहीं, यदि आप पत्रकार हैं, आपकी भी महत्वाकांक्षा होना चाहिए कि मैं राजेंद्र माथुर बनूँ। कभी नहीं बन पाए वो बात दूसरी है, पर महत्वाकांक्षा तो नहीं चाहिए। बहुत कुछ आपने स्पष्ट कर दिया। प्रभात जी, जो कैलाश जी कह रहे हैं, बीच का रास्ता निकलते हुए दिख रहा है, पुत्र के लिए कोई संभावना है? प्रभात जी तो अब अपने आप को विराम देने के मूड में हैं क्या नहीं, पहले ये बता देना सर, कब आप खड़े हो जाओ पता नहीं। पार्टी जो कहेगी, मैंने पहले ही कहा, और शरीर में जब तक दम है और पार्टी को लगता है, हमारे बारे में पार्टी ने ही विचार, हम सब के बारे में। पार्टी आपके बारे में करेगी, आप अपने बेटे के बारे में कुछ सोचते हैं? मैं उतना ही सोचता हूं कि कार्यकर्ता के नाते जो भी कार्यकर्ता है उसके बारे में पार्टी विचार करती है, मैं विचार नहीं करता। परिवारवाद मुद्दा भाजपा बना रही संभावना है? प्रभात जी तो अब अपने आप को विराम देने के मूड में हैं क्या नहीं, पहले ये बता देना सर, कब आप खड़े हो जाओ पता नहीं। पार्टी जो कहेगी, मैंने पहले ही कहा, और शरीर में जब तक दम है और पार्टी को लगता है, हमारे बारे में पार्टी ने ही विचार, हम सब के बारे में। पार्टी आपके बारे में करेगी, आप अपने बेटे के बारे में कुछ सोचते हैं? मैं उतना ही सोचता हूं कि कार्यकर्ता के नाते जो भी कार्यकर्ता है उसके बारे में पार्टी विचार करती है, मैं विचार नहीं करता। परिवारवाद मुद्दा भाजपा बना रही है? परिवारवाद का अर्थ अभी कैलाश जी ने आपको बताया, वो है कि पार्टी लगातार चलाती रहती है। जैसे मुलायम सिंह जी की बेटी अखिलेश यादव जी, उन्होंने भाई को भी नहीं बनने दिया, ऐसे ही लालू जी के बेटे। इसलिए हमारी पार्टी में ये सब नहीं चलता है। अमित शाह जी ने कहा था कि कल कौन बनेगा अध्यक्ष, ये कांग्रेस तो तय कर सकती है, अन्य लोग तय कर सकते हैं, मेरी पार्टी में ये तय नहीं है, कोई नहीं जानता कि कल अध्यक्ष कौन होगा। सर, थोड़ी सी बात आगे की है, शायद आप उसके निर्णय के और जन्मदिन, उस जन्मदिन पर बहुत बड़ी सौगात, जो चर्चा है, जो खबर आ रही कि पूरे सेंट्रल के 70 मिनिस्टर पूरे देश में जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और जो विश्वकर्मा योजना ओबीसी पर फोकस प्रधानमंत्री जिसका जिक्र कर चुके हैं, तो इसके जरिए क्या ओबीसी विशेष समुदाय को साधने की कोशिश है? और इस बात में कितनी दम है कि मोदी जी का जन्मदिन इस बार कुछ अलग? देखिए, ऐसा है कि आप इसको ओबीसी मत करिए, इसको कहिए कि वो व्यक्ति जो जिसमें कला है, वो व्यक्ति जो लोहार है, बढ़ाई है, इलेक्ट्रीशियन है, वो व्यक्ति यदि अपने स्किल डेवलपमेंट चाहता है तो उसका सरकार अवसर देगी, उसके माध्यम से वो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है तो उसमें सरकार अवसर देगी। तो कुल मिलाकर ऐसे लोग जो हमेशा इस प्रकार के अवसरों से बच जाते हैं, जो कभी बैंक का दरवाजा नहीं देख पाते, कभी अपने विस्तार के बारे में सोच नहीं सकते, उनको नौकरी देने वाला बनाना, 5% ब्याज पर उनको पैसा देना, सॉफ्ट लोन देना, वो अपने बिजनेस को बढ़ाएं, खुद तो बढ़े ही, साथ में जॉब भी दें। तो जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हर व्यक्ति नौकरी के लिए नहीं भागे, नौकरी देने वाला बने, इस प्रकार की सोच पैदा करें। शिवराज जी पहले कहते थे हर व्यक्ति टाटा बिरला बने, यही लाइन है ना सर, आत्मनिर्भर और दूसरों को रोजगार दें। सिर्फ टाटा बिरला नहीं, अगर छोटा सा कोई बढ़ाई है, वो अकेला काम करता है, यदि वो उसको कहीं बैंक से आर्थिक सहयोग मिल जाता है, उतना वो विस्तार कर लेता है, 4 लोगों को रोजगार दे सकता है। तो टाटा बिरला सभी तो नहीं बन सकते, जिनमें योग्यता होगी वही बनेंगे, पर वह व्यक्ति जो कभी सोच भी नहीं सकता है कि मैं कहीं से लाख रुपए ले आऊँ, 2 लाख रुपए ले आऊँ और अपना व्यवसाय बढ़ा लूँ, व्यवसाय बढ़ा के 4 लोगों को रोजगार दे दूँ, ये एक बहुत बड़ा रोजगार देने वाली छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट प्रधानमंत्री जी तैयार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इसका लाभ हमको बहुत मिलेगा। इसके साथ ही हमारी जो कांग्रेस हमेशा एक बात क्लियर होती थी कि हमारी जनसंख्या बहुत है, हमारी जनसंख्या बहुत है। प्रधानमंत्री जी का जनसंख्या हमारी ताकत है, और ये हमारी जनसंख्या की ताकत देश की ताकत बनेगी। और इस प्रकार के प्रयोग, जैसे यदि आप देखें स्टार्टअप योजना में
मेरे दोस्त का बेटा आज 2000 करोड़ का मालिक बन गया। उसने स्टार्टअप से अपनी स्किल के माध्यम से इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना लिया कि लोगों ने उसकी कंपनी खरीद ली और वो बहुत बड़ा भी बन गया। तो लोगों को अवसर देना, मोदी जी की एक बात मैं प्रशंसा करूँगा कि हर व्यक्ति को उन्होंने अवसर दिया। यदि वैज्ञानिक है तो उसको अवसर दिया। अब देखिए, चांद के दक्षिण ध्रुव पर जाना, तिरंगा फहराना, ये छोटी बात नहीं है, पर उन साइंटिस्ट के पास बैठकर उनकी पीठ थपथपाना, यदि वो असफल हुए तो उनको कहना कि यह सफलता की पहली सीढ़ी है, आप आगे बढ़िए, और लोग आगे बढ़े। मुझे इंटरव्यू देखा है पुराने चेयरमैन का, अभी जब चांद पर दक्षिण ध्रुव पर पहुँच गया चंद्रयान, तो उस बात करते करते उनके आँख में आंसू आ गया। ये खुशी के आंसू थे। तो एक विशेषता है मोदी जी की, हमेशा काम करने वाले की पीठ थपथपाते हैं। आज़ादी के बाद पहली बार हमारे यहाँ हमने इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन तैयार की। ये सिर्फ हमारे लोगों की पीठ थपथपाती। करिए आप, मैं पीछे खड़ा हूँ। मोदी जी विजन का पर्याय है। सर, कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा की तैयारी है। जन आशीर्वाद यात्रा के बाद भाजपा तैयार है? कोई चुनौती है कांग्रेस? हम न कांग्रेस की नकल करते हैं, न कांग्रेस क्या कर रही है उसकी चिंता करते हैं। हम अपनी चिंता करते हैं। हमने जो काम किया है, हम उसकी पिछली जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। अब उनकी जन आक्रोश यात्रा वास्तव में जनता का आक्रोश उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। इसलिए चिंता कांग्रेस को करना चाहिए कि जन आक्रोश यात्रा निकालेंगे जब उनका क्या होगा। प्रभात जी, एक अंतिम सवाल से चर्चा को विराम देते हैं। ग्वालियर चंबल के आप हैं, पार्टी की कमान आपके पास रही। महाराज और मुन्ना भैया माने नरेंद्र सिंह और ज्योतिरादित्य इस बार पार्टी की ताकत या फिर कमजोरी साबित होंगे? बहुत बड़ी ताकत। कैसे? उसका जब परिणाम आएगा तो आप अपने आप कहोगे कि प्रभात जी ने सही बात कही थी कि बहुत बड़ी ताकत। माने इन दोनों ने अगर ग्वालियर चंबल संभाल लिया तो फिर सरकार बन जाएगी? संभाल ही रहे हैं, संभाल ही रहे हैं। सरकार तो बन ही रही है, उसमें क्या दिक्कत है? फील गुड में तो नहीं है सर? नहीं, हम गुड में हैं, फील्ड में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कैलाश जी, प्रभात जी और हमारे सहयोगी नितिन जी। तो जन आशीर्वाद यात्रा का रथ लगातार आगे बढ़ रहा है। कई दिग्गज मैदान में हैं और कई क्षेत्र बदलकर जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं। भाजपा को उम्मीद है कि एक बार फिर सरकार बनेगी। देखना दिलचस्प होगा कि इन नेताओं जिनको के कमान सौंपी गई है, इनमें से ही कोई चेहरा श्यामला हिल्स पहुंचता है या फिर फैसला अंतिम मोदी और शाह ही करेंगे। तो वीडियो जर्नलिस्ट गुलजार अहमद के साथ राकेश अग्निहोत्री।